मेघना अपनी नंद का मजाक उड़ाती रहती क्योंकि वो काली रंगत की थी। जब भी उसका रिश्ता आता तो रंग देखकर लोग मना कर देते थे। तो मेघना कहती, माँ जी, सुबह जो मांगने वाला भिखारी आता है उससे बात कर ले, शायद वो ही इसे पसंद कर ले। तो ये सुनकर सास का कलेजा कट जाता और अनुराग कहता, माँ, मेघना मजाक करती, उसका बुरा ना माने। लेकिन एक दिन माँ ने सच में बेटी को भिखारी के साथ ब्याह कर भेज दिया और अगले दिन भिखारी अपनी पत्नी को लेकर आया तो मेघना बड़ा खुश हुई। और जब भिखारी ने एक कागज मेघना और अनुराग को दिया, जिसे खोलते ही उनके ऊपर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि हो गई तैयार महारानी, नीचे मेहमान आ गए हैं, अब निकल भी आओ, कमरे से किचन में आकर उनके लिए चाय भी बना लो। मेघना ने कमरे में झाँककर गुस्से से कहा तो आईने के सामने खड़ी नंदनी घबराकर पलटी। जी बस आ रही हूँ भाभी। उसने हाथ में पकड़ी हुई लिपस्टिक वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखी तो मेघना ने गौर से उसे देखा। अरे, ये किस रंग का सूट पहन लिया तुमने? सर से पैर तक तुम्हारी रंगत तवे जैसी है और इस पर तुमने काला सूट पहन लिया है। बिल्कुल सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली औरत लग रही हो तुम। मेघना ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो नंदनी शर्मिंदा होकर सर झुकाकर रह गई। भाभी, ये मेरा सबसे नया सूट है, इसलिए यही पहना है, उसने दबे दबे शब्दों में कहा तो मेघना ने कंधे उचका दिए। अच्छा चलो, अब जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारी माँ ने शोर मचाया है कि मेहमानों के लिए चाय बना दो। मेरा तो बच्चा छोटा है तो मुझसे काम नहीं होते। मेघना आदेश देते हुए पलट गई तो नंदनी अपने आंसू पीते कमरे से बाहर निकल आई। पिछले 2 सालों के समय में आज उसका एक बार फिर रिश्ता आया था। नंदिनी ने अपना 2 साल पुराना जोड़ा निकाल कर खूब अच्छे से इस्त्री करके पहन लिया था। कल रात ही तो माँ ने उसे बताया था कि आज रिश्ते वाले आएंगे और ठंडी सांस भरते हुए उन्होंने नंदिनी के बालों में उतरती चांदी देखी थी। भगवान करे यहाँ बात बन जाए। तेरी उम्र 28 से ज़्यादा की हो चुकी है, इस उम्र में तो लड़कियाँ कई बच्चों की माँ बन जाती हैं, उन्होंने कहा तो नंदिनी खामोशी से उठ गई। अब उन्हें क्या बताती कि उसे पता था कि पिछले हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते का अंत भी वही होगा। लेकिन दिल पर पत्थर रखकर वो किचन में चली आई। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए उसने चाय तैयार की और साथ में समोसे पकौड़े तल लिए। माँ ने ड्राइंग रूम में से आवाज़ लगाई तो वो जल्दी से चाय की ट्रॉली सजाकर कमरे में चली आई। उसने दुपट्टे से अपने चेहरे को आधे से ज़्यादा छुपा रखा था। कद काठी तो खूब है लड़की का, ज़रा जल्दी से हमें चेहरा भी तो दिखा दो, रिश्ता लेकर आने वाली औरत ने इतना प्यार भरे स्वर में कहा तो नंदिनी ने कपकपाते हाथों से अपने दुपट्टे को पीछे सरका दिया। चाय पीती हुई औरत को एक जोरदार झटका लगा। अरे ये क्या, इसने क्रीम के बजाय चेहरे पर तवे की कालक तो नहीं लगा ली? वो मजाक के अंदाज में बोली तो पूरे ड्राइंग रूम में एक जोरदार हंसी गूंजी। इस हंसी में मेघना भी शामिल थी। सिर्फ नंदिनी और उसकी माँ ही थी जो आंसू पीते हुए अपनी बेइज्जती होते हुए देख रही थी। अरे, आपने हमें बताया नहीं कि आपकी बेटी का रंग इतना काला है, ज़रा मेरे बेटे को तो देखें, ये तो इतना गोरा और हैंडसम है, उसके साथ आपकी बेटी ज़रा भी नहीं जचेगी। आप लोगों ने तो हमारा समय ही बर्बाद कर दिया। रिश्ता लेकर आए हुए लोग ठूस ठूस कर खाते हुए नंदिनी के रंग की बुराई कर रहे थे। नंदिनी का दिल चाहा वो उठ कर वहाँ से भाग जाए, लेकिन जब तक माँ का आदेश न होता उसे मजबूरन सामने बैठना ही था। अरे मम्मी, रुकिए तो सही, देख लेते हैं, क्या पता कोई अच्छा ही निकल ही आए, सामने बैठी लड़की ने कहा। और नंदनी से बोली, जरा चलकर तो दिखाओ, हमें पता चले कहीं तो लंगड़ी तो नहीं है, उसने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा तो नंदनी का चेहरा लाल पड़ गया। लेकिन माँ ने उसे टोका, उठकर चलकर दिखा दे, क्या पता कोई बात बन ही जाए। उनकी बेबसी भरी आवाज़ पर नंदनी खामोशी से उठ गई और उनके सामने 2-3 चक्कर लगाए। हाँ, चलती तो ठीक है, लंगड़ी नहीं है, ज़रा अपने दांत भी दिखाओ, उसी लड़की ने दोबारा कहा। साफ लग रहा था कि वो नंदनी का मजाक उड़ा रही है। नंदनी ने ना चाहते हुए भी इस तरह मुस्कुराकर दिखाया कि उसके दांत नजर आने लगे। हे मेरे भगवान, जितना इसका रंग काला है उतने ही दांत सफ़ेद हैं, ऐसा लग रहा है बिजली कड़क रही है। उस लड़की ने अपने दिल पर हाथ रखा और एक्टिंग करते हुए बोली। तो ड्राइंग रूम में एक बार फिर से हंसी की आवाज़ें गूंज गईं। अब की बार नंदनी की सहनशक्ति जवाब दे चुकी थी। वो बैठने की बजाय वापसी को पलटी। तभी अचानक मेहमानों के साथ आया हुआ एक बच्चा बोला, मम्मी, अगर हम इसे अपनी मामी बना लेंगे तो ये रात के समय कहीं नजर ही नहीं आएगी। जैसे रात काली होती है वैसे ही हमारी मामी भी काली होंगी। बच्चे की बात पर छत फाड़ हंसी की आवाज़ एक बार फिर गूंजी। मेघना की आवाज़ इनमें सबसे ऊंची थी। उसे तो अपनी नंद से न जाने कौन सा बैर था। दुर्भाग्य से नंदिनी की रंगत भी ऐसी थी कि जिंदगी भर वो हीन भावना का शिकार ही बनती चली आई थी। और हर बार जब रिश्ता लेकर आने वाले लोग उसके रंग के कारण रिश्ते से इनकार करते तो नंदिनी सबसे ज़्यादा घर में मेघना के ताने सुनती। रिश्ते वाले माफ़ी मांगते हुए उठकर जा चुके थे। ड्राइंग रूम में बैठी माँ खामोशी से आंसू बहा रही थी। नंदिनी ने सारा किचन का काम समेटकर कमरे में झाँका तो रात होने के बाद भी माँ अभी तक वहीं बैठी थी। क्यों चिंता करती हो माँ, जहाँ मेरा भाग्य होगा वहीं मेरी शादी हो जाएगी, नंदिनी ने कहा तो माँ फूट फूट कर रो दी। ना जाने कब तेरे भाग्य खुलेंगे। मेघना का व्यवहार तेरे साथ कितना खराब है। जानवरों की तरह वो तुझसे काम लेती है, तुझे उसने अपनी नौकरानी बनाकर रखा है
और अनुराग वो तो अपनी पत्नी का इतना गुलाम है कि उसे कभी अपनी पत्नी के अत्याचार दिखाई ही नहीं देते। जब तक तू अपने घर की नहीं हो जाएगी ये सब इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन ना जाने तेरा घर कब बसेगा। अम्मा ने एक ठंडी सांस ली तो नंदनी खामोशी से वहां से उठ खड़ी हुई। यही सवाल तो उसे भी परेशान कर रहा था। उसकी सारी सहेलियां अपने अपने घरों की हो चुकी थीं। सबके दो तीन तीन बच्चे थे, सिर्फ एक वही थी जो पिछले कई सालों से रिश्ता लेकर आने वालों के सामने पेश हो रही थी। लेकिन अभी तक उसका कहीं कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह सुबह ही मेघना ने आकर नंदनी को उठा दिया। चल महारानी, शादी के सपने देखना बंद कर, उठकर नाश्ता बना दे, तेरे भाई ने ऑफिस जाना है। मेघना ने मजे से कहा तो नंदनी खामोशी से उठकर नीचे आकर नाश्ता बनाने लगी। माँ लाउंज में ही बैठी थी। नंदनी को देखकर उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। अनुराग थोड़ा देर से ऑफिस जाया करता था। मेघना सब सजी सवरी उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी। अनुराग कल घर में नहीं था, इसलिए मेघना मजे ले लेकर उसे कल रिश्ते वालों की सारी कहानी बता रही थी। अरे वो लोग तो बहुत अच्छे थे, शरीफ और मिलनसार। बस अपनी नंदनी में ही कमी है, वरना तो अब तक कहीं ना कहीं रिश्ता शादी हो ही चुकी होती। ना शक्ल सूरत अच्छी है, ना ही कोई सलीका है, ना जाने उसका क्या बनेगा। मेघना ने ठंडी सांस लेकर कहा तो अनुराग ने एक नज़र अपनी बहन पर डाली, जो किचन से नाश्ता लाकर उसके सामने रख रही थी। कहीं ब्यूटी पार्लर से ही चली जाया कर, चेहरे की कुछ रंगड़ाई करवा ले, शायद तेरा कोई कोई रंग रूप निखर आए। पत्थर की तरह मेरे सीने पर पड़ी है। जब तक तेरी शादी नहीं होगी माँ मुझे चैन से नहीं जीने देगी। और तू है कि घर बसाने का नाम ही नहीं लेती, अनुराग ने चिढ़कर कहा। तो मेघना एक जोरदार आवाज से हंसी। अरे ये तो मरी जा रही है शादी करने के लिए, लेकिन अब कोई इसे पसंद भी तो करे। इसका तो चेहरा देखकर बच्चे डरकर माँ से लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं कि मम्मी चुड़ैल आ गई। मेघना ने हंसते हुए एक बार फिर नंदनी का मजाक उड़ाया तो खामोशी से भाई और भाभी के सामने चाय रखकर वो माँ के पास चली आई। उसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रोए। मेघना और अनुराग यूं ही बैठकर बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से भिखारी ने आवाज़ लगाई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। मेघना ने पहले तो अनसुना किया। अनुराग भी इतने खुले दिल का नहीं था कि दरवाजे पर आने वालों को कुछ दिया करे। और ये भिखारी तो रोज़ ही आया करता था, लेकिन भिखारी ने भी जान न छोड़ी। 2 से 3 बार उसने दरवाज़ा बजाया तो मेघना चिढ़कर बोली, ए नंदनी, चलो ये 2 रुपये जाकर इस भिखारी को पकड़ा दे और इसे बोलो ज़्यादा सर मत खाया करे। मेघना की बात पर नंदनी खामोशी से उठी और 2 रुपये पकड़कर दरवाज़ा खोलकर भिखारी को देने लगी। भिखारी ने अपना चेहरा कपड़े से ढांप रखा था। 2 का सिक्का देखते ही बोला, इतनी महंगाई के दौर में इस 2 रुपये से क्या बनेगा, कुछ और दे दो, उसने कहा तो अंदर बैठी मेघना और अनुराग जो ये बातें सुन रहे थे। मेघना ने ऊंची आवाज़ लगाकर कहा, ये जो लड़की पैसे देने आई है उसे ही रख लो, वैसे भी उसे कोई लेने को तैयार तो है नहीं। तुम इससे शादी कर लो, शायद हमारी जान छूट जाए। मेघना की बात पर नंदनी के कान तक सुन हो गए। वो एकदम घबराकर अंदर को हुई और पलटकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उसकी सहनशीलता जवाब दे चुकी थी। वो तेजी से भागती हुई अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। लाउंज में बैठी हुई माँ ने अफसोस की एक नज़र अपने बेटे पर डाली, जो मज़े से नाश्ता करने में बिजी था। उसने एक बार भी अपनी पत्नी को ना टोका था कि वो उसकी बहन की इतनी बेइज्जती क्यों करती थी, मगर माँ की सहन शक्ति भी जवाब दे चुकी थी। मेघना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी होना या ना होना भगवान के हाथ में, और उसका रंग भगवान ने बनाया है, हमें से किसी ने नहीं। तुम उसका मजाक ना उड़ाया करो, माँ ने नरमी से कहा तो मेघना ने मुंह फुला लिया। हाँ हाँ, आपको तो मेरी कही हर बात बुरी लगती है। सच बात है, मेरी तो कोई बात आपको हजम होती ही नहीं। काली कलूटी बेटी में कौन से ऐसे हीरे जड़े हैं जो आप उसको सीने से लगाकर रखना चाहती हैं। सच ही कहती हूँ मैं, उसके बारे में ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मेघना पैर पटकते हुए उठी और अपने कमरे में चली गई। अनुराग जो नाश्ता कर चुका था अचानक माँ की ओर मुड़ा और बोला, क्या करती है माँ, फालतू में आपने मेघना को नाराज कर दिया। वो तो मजाक करती है, नंदिनी को अपनी छोटी बहन की तरह समझती है, इसलिए ऐसा कहती है। और क्या गलत कहती है, नंदिनी का रंग है ही इतना काला कि मैं खुद कई लोगों से उसके रिश्ते की बात कर चुका हूँ, मगर जो भी उसकी शक्ल देखता है वो रिश्ते से इनकार कर देता है। आप आगे से मेघना को कुछ मत कहना, अनुराग गुस्से से कहता उठ खड़ा हुआ। तो माँ अपने आंसू पीते खामोशी से वहीं बैठी रह गई। उन्हें पता था जैसे ही उनकी आंखें बंद होगी नंदिनी पर जिंदगी और तंग हो जाएगी। अभी भी वो सुबह से लेकर शाम तक कोलू की बैल की तरह मेघना के काम किया करती थी। अनुराग अपनी सैलरी का सारा पैसा मेघना के हाथ पर रखता था। वो 1 रुपया भी सास और नंदिनी के हवाले न करती थी। नंदिनी कुछ खास पढ़ी लिखी ना थी, लेकिन घर में सिलाई कढ़ाई का काम करके वो महीने के कुछ रुपए कमा लेती थी। मेघना और अनुराग बहाने बहाने से वो रुपए भी उससे छीन लेते थे। जैसे तैसे करके नंदिनी अपनी माँ की दवाइयों की व्यवस्था तो कर देती थी, लेकिन माँ की बस यही सोच थी कि जल्द से जल्द वो अपने घर की हो जाए। नंदिनी रोज़ रोज़ के तानों से तंग आ चुकी थी। वो भी चाहती थी कि कहीं उसकी शादी हो जाए, लेकिन कोई रिश्ते वाला मानता तब ना।
अभी कुछ दिन पहले की बात थी, जब नंदिनी बाजार से सब्जी खरीद कर वापस आई तो लाउंज में एक अजनबी आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए। कोई लड़का अंदर बैठा था और जोर जोर से हंस रहा था। नंदिनी लाउंज में आई तो वहां मेघना के साथ 30-32 साल का एक आदमी बैठा था। नंदिनी पर नजर पड़ते ही वो चौंका और उसने सिर से लेकर पैर तक नंदिनी को देखा। उसकी निगाहों में ऐसा कुछ था कि नंदिनी घबरा गई। आ गई मैडम, जरा सी सब्जी खरीदनी होती है, लेकिन सब्जी के बहाने ना जाने कहाँ कहाँ आवारागर्दी करके आती है। मेरा भाई आया है पहली बार हमारे घर, चल जल्दी से उसके लिए अच्छा सा खाना बना ले और पहले शरबत बनाकर लाना। मेघना ने आदेश दिया तो नंदिनी खामोशी से किचन में चली गई। चिलचिलाती धूप से आने के बाद उसका गर्मी से बुरा असर हो रहा था, लेकिन चूल्हे के आगे खड़े होकर वो खामोशी से खाना तैयार करने लगी। खाने के बीच में ही मेघना ने चाय का कह दिया तो वो चाय बनाकर लाउंज में ले आई। जैसे ही वो लाउंज में आई उसके कानों में मेघना की आवाज़ पड़ी, अरे भाई क्या बताएं, हर जगह इसके रिश्ते की बात लगाकर देख ली, लेकिन इसके तो नसीब भी फूटे हैं। जितनी काली इसकी रंगत है उतना ही काला इसका नसीब है। कहीं बात बनती ही नहीं। हम तो इस बोझ को पाल पाल कर थक गए हैं, मेघना अफसोस भरे अंदाज में कह रही थी। नंदिनी समझ गई कि उसकी बात हो रही है। उसने शर्मिंदा होते हुए चाय का कप मेघना के सामने रखा और खुद वापस किचन में चली गई। माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उन्होंने पूरा दिन सोते हुए गुजारा था। नंदिनी ने खाना बनाकर मेघना और उसके भाई के सामने रखा और ख़ुद माँ के कमरे में चली आई। वो तेज़ बुखार के कारण करहा रही थी। नंदिनी के पास दवाई के पैसे तो थे नहीं। उसने घर में पड़ी हुई पैरासिटामोल ही लाकर माँ को जैसे तैसे खिला दी और उन्हें लिटा दिया। शाम हो रही थी। नंदिनी को पड़ोसन का दिया हुआ सूट भी सिलाई करना था। खाना वो बना चुकी थी, इसलिए खामोशी से अपने कमरे में चली आई। काफ़ी देर तक वो मशीन पर झुकी कपड़े सिलाई करती रही। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे भूख लगी है। नीचे जाकर खाना ले आती हूँ। नंदिनी ने मशीन समेट रखी और खुद कमरे से बाहर निकल आई। सब घर वाले खाना खाकर सो चुके थे। नंदिनी ने किचन में अपना खाना निकाला और वापस अपने कमरे में चली आई, ये जाने बगैर कि उसकी आहट सुनकर कोई शैतान जाग गया था। जैसे ही कमरे में आई अचानक उसके पीछे आहट हुई। घबराकर पलटी तो दरवाज़ा खोलकर मेघना का भाई रंजीत कमरे में घुस रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि उसने नंदिनी पर गलत नज़र रखी हुई है। नंदिनी घबरा गई। अरे आप रात के इस समय क्या कर रहे हैं? अगर कोई काम है तो बताएं, मैं कर देती हूँ। लेकिन रंजीत ने एकदम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। काम तो बहुत सारे हैं, बता देता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? दीदी ने बताया कि तुम शादी के लिए मरी जा रही हो, लेकिन कोई तुम्हें स्वीकार ही नहीं करता। इतनी भी क्या बेताबी है शादी की? उस आदमी ने आगे बढ़कर बदतमीजी करना चाहिए, लेकिन नंदिनी के गले से घुटी घुटी सी चीख निकली। उसने जोरदार धक्का देकर रंजीत को पीछे हटाया। ये क्या कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आती? उसने कहा, लेकिन रंजीत को उसके धक्के देने पर बहुत गुस्सा आ गया था। उसने एकदम के बढ़कर नंदिनी को दबोच लिया। अपनी शक्ल देख और नखरे देख, सही कहती हैं दीदी, तो जैसी को कौन मुंह लगाएगा? अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक दरवाज़ा खुला और मेघना अंदर आ गई। हाय हाय, ये क्या हो रहा है यहाँ? मेघना ने अपने दिल पर हाथ रखा, लेकिन उसका भाई उसे अपने सामने देखकर घबरा गया था। खुद नंदिनी के भी होश उड़ चुके थे। उसने भाभी के आने पर चैन की सांस ली, लेकिन अचानक रंजीत जोर से चिल्लाने लगा, दीदी तुम सच कहती थी, तुम्हारी ये नंद तो चरित्र की बहुत ही खराब है। इसने खुद मुझे अपने पीछे लगाकर अपने कमरे में बुलाया है। मैं तो बहुत मना कर रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन उसने कहा कि इसकी शादी नहीं हो रही और अकेले रह रहकर वो थक चुकी है, इसलिए मुझसे दोस्ती करना चाहती है। रंजीत ने नंदिनी के ऊपर आरोप लगाया तो वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। भाभी ये झूठ कह रहे हैं, ये खुद मेरे कमरे में ज़बरदस्ती आए थे, नंदिनी ने आंसू भरी आवाज़ में कहा। लेकिन मेघना ने आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारा था। देखा, मुझे तो पहले ही पता था, एक ना एक दिन ये कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। शादी नहीं हो रही तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुझसे अपने आप को संभाला नहीं जा रहा? मेघना जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ें सुनकर अनुराग भी ऊपर आ गया था। रंजीत तो खुद को मासूम साबित करता हुआ मेघना के पीछे खड़ा हो गया था, जबकि मेघना ने चिल्ला चिल्ला कर अनुराग को बताया कि नंदिनी ने क्या गुल खिलाया है। अनुराग ने गुस्से में नंदिनी को मार मार कर अधमरा कर दिया। तमाशा इतना बढ़ा कि नीचे कमरे में लेटी माँ भी घबरा कर नंदिनी के कमरे में चली आई। उन्होंने जो आकर नंदिनी का सूजा हुआ चेहरा और होठों से बहता खून देखा तो वो घबरा गई। मेघना ने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भी बताया कि नंदिनी ने किस तरह उसके भाई पर डोरे डालने की कोशिश की है। माँ ने आगे बढ़कर नंदिनी को अपने साथ चिमटा लिया। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उन्होंने घबराकर कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। तो अनुराग अचानक ज़ोर से चिल्लाने लगा, सारी ज़िंदगी इसकी करतूतों पर पर्दा ही डालती रहना, मुझे लगता है इसका चरित्र ही ख़राब है, इसीलिए तो ये किसी रिश्ते वाले को पसंद नहीं आती। अनुराग न जाने क्या कुछ कहता जा रहा था। नंदिनी माँ से लिपटी बुरी तरह से सिसक सिसक कर रो रही थी। आज इसका कुछ इलाज करता हूँ, कोई अंधा लूला लंगड़ा जो भी मुझे मिला मैं उसके हवाले कर दूंगा, चाहे वो 4 बच्चों का बाप ही क्यों ना हो। अनुराग गुस्से में बोलता हुआ कमरे से बाहर चला गया और रंजीत तो पहले ही जा चुका था। मेघना भी मुस्कुराती हुई नंदिनी के कमरे से बाहर निकल गई।
माँ ने नंदिनी को अपने साथ चिमटा लिया और खुद भी फूट फूट कर रोने लगी। सुबह होने से पहले ही वो एक फैसला कर चुकी थी। अगली सुबह अभी कोई भी ना जागा था। नंदिनी ने नाश्ता बनाकर माँ के सामने रखा। उसका पूरा शरीर दुख रहा था। माँ जैसे किसी के इंतजार में थी। 11 बजे के करीब जैसे ही दरवाजा बजा और भिखारी ने आवाज लगाई, माँ जल्दी से उठ खड़ी हुई। उन्होंने लपक कर दरवाजा खोला। सामने वही भिखारी खड़ा था जो हमेशा अपना चेहरा लपेटे कपड़े से लपेट कर आता था। उसने उन्हें देखते ही आवाज लगाई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो माई। माँ की आंखों में आंसू उतर आए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए आज बस ये है। माँ ने नंदिनी को आवाज लगाई और वो बाहर आई तो माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे भिखारी के सामने कर दिया। भिखारी की आंखें हैरत के मारे फैल गईं। जल्दी से इसे मंदिर में ले जाओ, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। माँ ने कहा तो भिखारी ने हाथ बढ़ाकर अपने चेहरे से वो कपड़ा हटा दिया। वो एक जवान आदमी था, लेकिन धूल से अटे बालों और फटे पुराने कपड़ों के कारण उसका हुलिया बुरा नजर आता था। लेकिन माँ जी, मैं तो एक भिखारी हूँ, उसने कहा तो माँ की आंखों में आंसू उतर आए। चाहे तुम एक भिखारी हो, लेकिन कम से कम मेरी बेटी के साथ शादी तो करोगे। शायद इसके भाग में यही लिखा है। वो फूट फूट कर रोने लगी। भिखारी उल्टे पैरों चला गया था। माँ को लगा शायद वो भी इनकार करके चला गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ एक दो लोग थे। माँ ने उनको और भिखारी को अंदर बिठाया और अपना एक नंदिनी को भी पास बिठा दिया। मेघना और अनुराग भी अंदर से बाहर निकल आए थे। ये क्या कर रही है माँ? अनुराग ने हैरत से माँ से कहा तो माँ ने उसे खामोश रहने को कहा। तेरी जान छुड़वा रही हूँ, नंदिनी की शादी कर रही हूँ इस भिखारी के साथ, तू चुप हो जा। माँ ने कहा तो मेघना जोर से हंसने लगी। हाँ, इस बेचारी भिखारी की किस्मत ही फूट गई, लेकिन चलो, नंदिनी को अपने जोड़ का लड़का तो मिल गया। उसकी मजाक उड़ाती आंखें देखकर नंदिनी ने सर झुका लिया। वो सब मंदिर गए जहाँ नंदिनी ने उस भिखारी के साथ फेरे लिए। माँ ने दिल पर हाथ रखकर नंदिनी को उसके साथ विदा कर दिया। अनुराग ने कुछ ना कहा। वो तो बोझ के टल जाने पर ही खुश था। माँ को पता था नंदिनी कभी वापस नहीं आएगी। शायद वो भिखारी अपने साथ साथ उसे भी भीख मांगने पर लगा देगा। क्या पता उसे एक टाइम की रोटी भी नसीब हो या नहीं। लेकिन माँ अपने बेटे और बहू के हाथों इतनी मजबूर हो चुकी थी कि उन्होंने एक कठोर फैसला करना ही था। नंदिनी के जाते ही मेघना ने उसके कमरे पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन अब वो परेशान थी। घर के कामकाज किससे करवाती? पहले तो उसे मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी। अब वो माँ पर आदेश चलाने लगी, लेकिन माँ की बूढ़ी हड्डियों में इतना दम न था कि वो दिन रात मेघना के आदेशों का पालन कर सकें। मेघना झुंझलाई हुई फिरने लगी। उसने कई बार अनुराग से कहा कि वो घर में किसी काम वाली को रखवा दे, लेकिन अनुराग ने मना कर दिया कि फिलहाल उसकी इतनी क्षमता नहीं है। मेघना को बहुत गुस्सा आता। माँ को वो लाउंज में बैठा देखती थी, जोर जोर से चिल्लाने लगती। न जाने क्या सूझी थी इस बुढ़िया को कि उस भिखारी के साथ अपनी कलूटी को विदा कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो भिखारी भी उसे ज्यादा दिन नहीं रखेगा। भला इतनी काली शक्ल और सूरत वाली को अपने घर में कौन सहन कर सकता है? 4 दिन में ही धक्के खाकर वापस आ जाएगी, मेघना ने खुद को समझाया। घर में फैली गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मगर मेघना उठकर कोई काम न करती थी। माँ ही मारे बांधे उठकर खाना बना लेती तो मेघना आराम से कमरे से निकलकर वो खाना खाती। लेकिन माँ से जितना काम हो सकता था वो बेचारी बस उतना ही कर सकती थी। दिन रात उन्हें बस नंदिनी की याद आती, न जाने उसका क्या हाल होगा। कभी कभी अनुराग आता तो कहता, आज मैंने फला जगह पर बिल्कुल नंदिनी की हमशक्ल एक भिखारन को भीख मांगते देखा है, शायद वो अपनी नंदिनी होगी। उसकी ये बात सुनते ही दोनों पति पत्नी जोर से हंसने लग जाते और माँ अपना दिल पकड़कर रह जाती। नंदिनी को गए हुए कई महीने गुजर चुके थे। माँ बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुकी थी। मेघना का व्यवहार उनके साथ और भी बुरा हो चुका था। माँ को लगता था शायद नंदिनी कहीं कहीं मर खप गई होगी। लेकिन एक दिन जब अनुराग भी घर पर था और किचन में माँ उसके लिए खाना बना रही थी तो दरवाज़ा बजा। माँ ज़रा दरवाज़ा खोलना, देखना कौन है। अनुराग ने बुरा सा मुँह बनाकर आवाज़ लगाई। हालांकि मेघना भी वहीं पास ही बैठी थी। माँ लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली और दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बाहर नंदिनी खड़ी थी। लेकिन नंदिनी जिस हाल में थी उसे देखकर माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। सुंदर और महंगे कपड़े, चमकते हुए कानों के झुमके और हाथों में पकड़ा हुआ महंगा पर्स, साफ दिख रहा था कि नंदिनी के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं। नंदिनी, ये सब क्या है? माँ ने कहा, लेकिन नंदिनी आगे बढ़कर माँ से लिपट गई। उसके साथ एक बहुत ही हैंडसम सा नौजवान भी खड़ा था। माँ ने अपने दिमाग पर जोर दिया। इस नौजवान की शक्ल उसी भिखारी से मिलती जुलती लग रही थी, लेकिन आज तो उसका हुलिया ही अलग था। महंगा थ्री पीस सूट, पैरों में महंगे जूते, हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबी। माँ ने जाकर देखा तो घर के बाहर एक शानदार गाड़ी भी खड़ी थी। ये सब क्या है नंदिनी? माँ ने कहा तो नंदिनी और उसका पति घर के अंदर आ गए। सामने बैठे अनुराग और मेघना का तो मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। अरे ये तो वही कल्लो है, मेघना के होठों से निकला। लेकिन इसकी काया पलट कैसे हुई? मेघना अनुराग दोनों हैरान थे, जबकि नंदिनी मुस्कुराते हुए अपनी माँ से मिल रही थी। शायद आप लोगों को विश्वास न आए,
लेकिन ये सच है, ये मेरे पति सिद्धार्थ हैं। इनका संबंध सीबीआई से है। ये मुजरिमों को पकड़ने के लिए अलग अलग रूप धर कर अपनी ड्यूटी देते हैं। ये भिखारी बनकर हमारे मोहल्ले में आया करते थे। इनकी ड्यूटी एक खतरनाक मुजरिम को पकड़ने के लिए थी। हमें लगा ये सचमुच में एक भिखारी हैं, जबकि ये तो एक सीबीआई इंस्पेक्टर थे। जब आपने मेरी शादी इनके साथ कर दी तो ये मुझे सीधा अपने घर ले गए, जो किसी महल से कम न था। रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। मुझे तो लगा मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। अच्छी खुराक और अच्छी देखभाल की वजह से मेरी रंगत भी निखरने लगी और आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। नंदनी की बात सुनकर मेघना की आंखें हैरत के मारे फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? नंदनी इतना खुश कैसे रह सकती है? ईर्ष्या की एक तेज आग उसके अंदर जलने लगी, जबकि माँ तो नंदनी को खुश देखकर निहाल हो रही थी। उनका दामाद भी बहुत ही अच्छा और शरीफ आदमी था। अनुराग तो बंगले झाग रहा था। नंदनी ने अचानक माँ का हाथ पकड़ा। मैं आपको लेने आई हूँ। अब आप यहाँ नहीं रहेंगी। मेरी शानदार घर में हर सहूलियत आपका इंतजार कर रही है। नंदिनी ने कहा तो मेघना लपक कर आगे आई। हमें भी अपने साथ ले चलो। नंदिनी, भला इस छोटे से टूटे फूटे घर में तुम अपने भाई भाभी को कैसे रहने दे सकती हो? मेघना के कहने पर नंदिनी ने एक नज़र उसकी ओर भी डाली। जी नहीं, आपने जो कुछ मेरे साथ किया है मैं वो भूली नहीं, और वैसे भी मेरा आप लोगों के साथ संबंध ही क्या है? मैं तो वो पत्थर हूँ जो आपके सीने से हट गया है। नंदिनी की बात पर मेघना शर्मिंदा हो गई। नंदिनी और उसका पति माँ को लेकर घर से चले गए, लेकिन मेघना और उसके पति के बुरे दिन शुरू हो गए थे। अनुराग की नौकरी छूट गई। वो बहन जिसे वो बोझ समझता था, दरअसलियत में उसके रहने से ही तो इस घर में खुशियाँ थीं। नौकरी छूटते ही उसे खाने के लाले पड़ गए और मेघना के घरों में जाकर काम करना पड़ा। धूप में जलते जलते अब उसकी रंगत भी जलकर तवे जैसी काली हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।